बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। डेली सिटी फॉइड की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी, कवायद के खिलाफ बिल्डिंग की तामीर की गई और निशाद ग्रुप को 7 करोड़ रुपए जुर्माना। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में इमरजेंसी समेत कोई वार्ड बंद नहीं होगा। पेट्रोल 8.5 रुपये, सीएनजी 7 रुपये, जबकि बिजली 3 रुपये 38 पैसे फी यूनिट सस्ती। और पंजाब असेंबली 32 करोड़ में 20 बिल, 27 करारदादें मंजूर। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम दुर्र नायाब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। दुर्र नायाब, जोहर टाउन में कवायद के खिलाफ बिल्डिंग की तामीर हुई, 7 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है निशाद ग्रुप को, और आप ही की ये खबर। जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि बहुत डेयरिंग स्टेप है, और पता नहीं एलडी हुकाम ने ये कैसे स्टेप ले लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इस पर पॉलिटिकल और इसके अलावा प्राइवेट प्रेशर भी जो बहुत ज़्यादा होता है, और अभी भी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है और मल्टीपल स्टोरीज होती हैं तो उसका मुख्तलिफ फेजेस में प्लान रिलीज़ किया जाता है। वो जो नक्शा जमा कराते हैं उनका नक्शा जमा करा के उनको कंसीडर किया जाता है, और जिस तरीके से उनका नक्शा रिलीज़ होता है उस तरीके से आप तामीर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस रिलीज़ होने से पहले तामीर कर लें तो वो सीरियसली इलीगल है, और इसमें कवानीन में बहुत सी इसमें रखी गई हैं, और फी मुरब्बा स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है इस पर पेनल्टी आयद की जाती है। और इस हवाले से जो पेनल्टी कैलकुलेट की गई है, ये मामला खुला नहीं था। खुला इस तरह से कि जब ये मेजोनेट फ्लोर बन गया इसका, और बनने के बाद जब ये फाइनल अप्रूवल लेने गए हैं कि बिल्डिंग प्लान रिलीज़ किया जाए, तो उन्होंने ये देखा कि बिल्डिंग प्लान रिलीज़ होने से पहले एक बिल्डिंग बन गई है, और अब ये हमारे बिल्डिंग प्लान रिलीज़ कराने आ रहे हैं। इत्तफाकन एक अब जो चार्ज जिनको मिला है वो थोड़ा सा अपराइट बंदा है, और उसके बाद उसके जो अब तरीक़ाकार है अपना काम करने का वो भी थोड़ा फेयर नज़र आता है। इंस्पेक्शन करवाई गई, और जो इस पर कायम मकाम CTP हैं जिनके पास CTP का चार्ज है, चीफ टाउन प्लानर लाहौर का, उन्होंने इसकी इंस्पेक्शन में ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट की गई। उसके बाद बाकायदा एक टीम तश्कील दी गई, उसने जाके इंस्पेक्शन की, वो चीज़ें मौके पे देखी गई, और 1 लाख से मुरब्बा फुट से ज़ायद जो है वो कैलकुलेट करके जुर्माना अब 7.5 करोड़ से ज़ायद ये पेनल्टी जो है ये फ़िक्स की जा रही है। और मेरी इतलात के मुताबिक ये फ़िक्स कर दी गई है, लेकिन अब किस प्रेशर से ये रिलीज़ नहीं की जा रही, और अभी तक क्यों नहीं फाइल को आगे चलाया गया कि चालान इशू हो और वो जमा कराएं, ये अभी थोड़ा सा इसमें मामला तखीर का शिकार हो रहे हैं। डेफिनेटली शिकार में आ जाएंगे वो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। देखिए जी, प्रेशर में आ जाएंगे नहीं, आ चुके हैं, क्योंकि ये पेनल्टी जो है ये फिक्स और इम्पोज हुए भी आज 3रा दिन हो चुका है। और उस फाइल को रखा फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात निकलना शुरू हुई, जिसको हमने भी वेरीफाई करते करते इस मकाम पे पहुंचे हैं कि अब वो फाइल जो है वो कब निकलती है, कब होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा केस है और एक बहुत बड़ा स्कैम है कि इस तरह से कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गरीब अपने घर के ऊपर एक कोठा भी बना ले, या अपने घर के बाहर एक वॉशरूम बना ले, एक एक्स्ट्रा दीवार भी बना ले, तो आपके सामने 100 मिसालें हैं कि एक बल्डोजर आता है और वो उड़ा के उसको मार देता है। लेकिन जब इस तरह की कवायद ज़वाबित में खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं, और फिर ऐसे कुछ 1-2 अफसरान की वजह से मिसालें कायम होने जा रही होती हैं, तो फिर उसमें आपको ये माफिया जो है सरगर्म नजर आता है। आइंदा क्या कार्रवाई होगी? अब हर्डल्स तो क्रिएट की जा रही हैं, क्या ये वाकई जुर्माना जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सिविल इम्प्लीमेंट जुर्माना होना चाहिए, और वो जो फिक्स हो रहा है उसको ये अदा भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त फंसे हुए हैं। डेफिनेटली आपकी तमाम तरह आपने देखा होगा कि एम्पोरियम जो है वो फाइनल शेप में है, और अब वो रिवर्सेबल और बहुत सारी चीज़ों पर नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि जब ये तामीर हो रहा था, ये 119 कनाल पर 9 मंजिला प्लाजा है, और क्या उस वक्त के लोग जिन्होंने आंखें बंद किए रखी, जिसमें इंस्पेक्शंस नहीं की गई मौका पर, हर फ्लोर बनने के बाद और बनने से पहले एक इंस्पेक्शन लाजमी होती है कि जो टीम होती है वो जाती है, जाके इंस्पेक्शन देखती है कि इस वक्त मौका क्या है, और बनने के बाद जो हमें प्लान सबमिट किया गया था जिसकी हमने मंजूरी दी थी, क्या उसके मुताबिक ही एक चीज़ तामीर हुई है या उसमें कोई एडिशन कर दी गई है। फिर कानून ये कहता है कि जो एडिशन की गई है उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक कंपाउंडेबल, एक नॉन कंपाउंडेबल। जो कंपाउंडेबल होती है वो हजम हो सकती है सादा जुबान में, उसकी तामीर को आप इजाज़त देकर रेगुलाइज कर सकते हैं, आपने खिलाफ वर्जी की होती है, लेकिन कवानीन में उसकी गुंजाइश होती है। एक होती है जिसमें कि कवानीन में गुंजाइश ही नहीं है, आप उसको हजम कर ही नहीं सकते, फिर वो गिरानी पड़ती है। और इसी तरह से लाहौर में आपने देखा होगा कि 2011, 12, 10 की रिजीम में हाई राइज बिल्डिंग के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ,
लिबर्टी में भी 2-3 मंजिलें गिराई गई, उसके बाद आहद सेंटर जो कलमा चौक के, वो तो इबरत का ही निशान खैर बना दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह इनका शिकार होती है। इसमें बराबर मुलविस जो अफसरान उस वक्त है जिन्होंने आंखें मूंद रखी, और उसके बाद अब जो है इसमें कार्रवाई जो नहीं हो पा रही, इसमें दोनों चीज़ों को देखना होगा और ये मिसाल बनानी होगी। इसमें गरीब का जो इस्तेहसाल तो हमेशा होता रहा है, लेकिन अगर इस तरह की कोई मिसाल ना बनी तो फिर आने वाले दौर में हर ताकतवर बंदा जो चाहेगा वो करेगा। इस शहर का जिस तरह हुलिया बिगाड़ेगा और वो बिगाड़ेगा। हुकूमत तो चले बिगाड़ ही रही है जिस तरह से है, वो एक अथॉरिटी भी है, एक हुकूमत खुद भी डिसीजन कर सकती है, लेकिन किसी आम बंदे को या किसी आम ताकतवर आदमी को या कोई ऐसा ग्रुप जो है वो कल को इन्फ्लुएंस करे, वो इसकी इजाज़त नहीं देनी। ये मिसाल कायम हो जाएगी। बिल्कुल सही। दूसरी टॉप स्टोरी, यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में इमरजेंसी समेत कोई वार्ड बंद नहीं होगी। कल ये ऐलान था कि अगर उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाई गई, जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे ना किए गए, तो फिर लाइहा अमल का ऐलान किया जाएगा 10 मार्च के बाद। अब ये कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी बंद नहीं करेंगे, वार्ड बंद नहीं करेंगे। नहीं, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने पहले भी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि एहतजाज जो है वो हर इंसान का हक है, और पुरअमन एहतजाज अपने मुतालबात किसी भी अपनी जिम्मेदारी को डिस्टर्ब किए बगैर या जिम्मेदारी से आप नबर्द आजमा हुए बगैर आप जो काम कर सकते हैं वो आप करें। आप वार्ड जब बंद करते हैं, मरीज़ों का इस्तेहसाल होता है, उसके बाद एमरजेंसी बंद करना सबसे बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि इंसानी फरीज़ा और जो अल्लाह ताला ने इनके नेकी इनके ज़मरे दी हुई है डॉक्टर्स के, उसमें आप खलल डालते हैं कि एक मरीज़ उसकी जान बचाने के लिए चंद सेकंड, चंद मिनट्स का एक टाइम होता है, और वो आता है इमरजेंसी में, लेकिन इमरजेंसी उसको बंद मिलती है और वो मौके पे अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसकी कोई रेमेडी नहीं है, इसका कोई आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप बाद में किसी बंदे को इसका रेमेडी दें और उसको कहें जी कि ठीक है हमसे गलती हो गई थी उस वक्त, अब हम इसका कफ़ारा अदा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें उनका कफ़ारा नहीं होता। बहुत अच्छा डिसीजन है अगर YDA ने ये ले लिया है कि हम अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाएंगे, लेकिन एहतजाज हम करेंगे और अपने मुतालबात के हक तक करेंगे। ये बात समझ भी आती है और इसमें आम लोग से लेकर मीडिया के लोग भी और बाकी लोग भी इनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले माजी में होता रहा है उस तरह से नहीं होना चाहिए। एहतजाज करें, बिल्कुल करें, भरपूर तरीके से करें, अपनी ड्यूटी के बाद जब तक चाहे एहतजाज जिस वक्त उनकी हद तक होता है वो करें। और मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा जिस तरह ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं और बाकी लोग हैं, समझदार हैं, वो कुछ समझते हुए चीज़ों को हल करने की तरफ लेके जाएंगे। पहले कुछ था ऐसे मामला कि कुछ लोग संजीदा नहीं थे माजी में, कुछ सेक्रेटरी हजरात भी रहे, बाद में हुकूमती नुमाइंदे भी रहे, लेकिन अब थोड़ा सा समझ आता है और यही वजह है कि शायद इन्होंने भी अपने रवैये में लचक लाई है और उन्होंने कहा कि ठीक है हम एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हम बैठेंगे, टेबल टॉक करेंगे, 1-on-1 बैठेंगे, बातें करेंगे तो हल हो सकते हैं मसले। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहले भी तो हो चुका। हुकूमत क्यों नहीं संजीदगी का मुजाहरा करी? ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो कि मशीर सेहत हैं और उनसे भी जो प्रोमिस किए गए कि उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा और नहीं बनाया गया, और अभी तक वो मिनिस्ट्री वज़ीर आला पंजाब के पास है, मतलब उन्होंने खुद अपने पास रखी हुई है, जिसका कोई एज सच वो इम्पैक्ट नहीं डालते हैं और काम जो है वो बस उसके बगैर ही चले जा रहे हैं। अब वो जब आकर मुज़ाकरात करते हैं, डॉक्टर्स अपने मुतालिबात रखते हैं, वो वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उनके पास शायद अथॉरिटी नहीं है कि वो वादे पूरे कर सकें। आपने बड़ी ही संजीदा सवाल में ही जवाब दिया है कि जब एक बंदे को इतना बड़ा रुतबा दे दिया जाए और उससे वादे कर लिए जाएं, लेकिन मैं सुन तो सकता हूँ लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं कि मैं कुछ बोल सकूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो रुकने सूबाई असम्बली हैं, रुकने कौमी असम्बली के बाद तो खैर ज़मरे बाद में बात आती है, उनके पास बात तो है, उनके पास सुनने के लिए ताकतवर कान तो हैं, लेकिन बोलने के लिए ताकतवर ज़ुबान नहीं है, लिखने के लिए ताकतवर हाथ नहीं है। ये किसने देना है? ये स्टेट की जिम्मेदारी, ये रियासत की जिम्मेदारी है और ये उनको निभानी पड़ेगी। आप देखें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 10 से 15 के करीब तो ऐसे महकमे हैं, ऐसी वजारतें हैं जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की गई। और आपके पास ये नहीं कि काबिल MPs नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे MPs हैं, लाहौर में काम भी कर रहे हैं और दिन रात भी काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है, पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं। आप मिनिस्ट्रीज को बांटें, अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करें और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद रिजल्ट ना मिले तो आप बिल्कुल जवाब लें, उनको फारिग करें और फारिग करने के बाद उनको बाहर निकाल दें। तो ये बात है कि सेहत की मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी रियासत की टॉप प्रायोरिटी होती है और इस टॉप प्रायोरिटी को इस तरह से अगर आप ज़ाया कर रहे हैं तो ये बड़े मसाइल जो है वो हल नहीं कभी भी हल नहीं होंगे। फिर ये आपकी बात सही है कि 10 मार्च के बाद एहतजाज किया, ये अगली 10 मार्च 2017 को भी एहतजाज करते रहे तो मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे और आज से आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ और उसके साथ साथ CNG भी सस्ती कर दी गई और फिर बिजली के नर्ख पे सस्ते हुए हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे इसके?
ये पढ़ेंगे कि कल ही जब ये फैसला हुआ तो एक जगह मैं बैठा था तो ये बहुत बड़ा अचानक था, अचानक फैसला था। अदरवाइज तो समरीज जा रही होती हैं, तो बातचीत चल रही होती है। बिल्कुल जाहिर बात है कि इसके पीछे डेफिनेटली कोई मंतक तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोगों का इस पे रवैया क्या है। बैठा था बाहर, लोगों ने कहा जी कि ये हो गया है कि इतना पेट्रोल जो है कम हो रहा है, इतनी बिजली हो रही है, इतना जो है सीएनजी हो रही है, लेकिन ये बहुत चंद दिन रहेगा, ये कितना ज़्यादा रहेगा। मैंने कहा भी मैं लोगों को मैंने कहा कि आपने फैसला कर लिया है कि आपने खुश नहीं होना किसी सूरत भी। चले एक स्टेप उठाया ही उठाया, एक मर के उठा लिया। अगर हिस्ट्री पिछले देखा जाए कई तो महीनों से बात करें तो मुसलसल कम ही हो रही है, दोबारा ज्यादा नहीं हो रही। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोल सस्ता हो रहा है। अच्छा, ऑब्वियसली ये रवैया जो है ना, और ये जो इम्पैक्ट इस वक्त हो रहा है, ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का थोड़ा सा होता है कि जब एक शहरी या जब आपके रहने वाले जो हैं आपकी रियासत के अंदर, वो रियासत पे एतबार नहीं कर रहे होते, और एतबार इस हद तक उसका लेवल गिर जाता है कि आप मुसलसल आप शहरियों को फ़ायदा भी देते जा रहे हैं, लेकिन वो उस पर भी मुतमईन नहीं होते और इनसिक्योरिटी का शिकार रहते हैं कि क्या ये फ़ैसला वापस ना हो जाए या ये जो फ़ायदा हमें दिया गया ये चंद दिन के लिए महदूद ना हो जाए। तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि आगे जाके काउंटर किया जा सकता है, लेकिन इसमें अगर जब रिवर्सेबल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी तो लोगों का रवैया और शदीद होना शुरू हो जाएगा, और वो यही कहेंगे देखा जी हमने तो कहा था कि ये चंद दिन के लिए है, और पता नहीं किस प्रेशर की बुनियाद पर किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले धरने थे तो पहली दफ़ा जब पेट्रोल एक तारीखी मुकाम पे गिरा तो वो धरनों के बाइस गिरा, लेकिन अब जो पेट्रोल गिर रहा है वो भी एक मुसलसल लोगों की सोच समझ और लोगों की अवेयरनेस के बाइस ये इस हद तक पहुंचे हैं कि पेट्रोल को इस हद तक है, और सोशल मीडिया का प्रेशर और लोगों की जो अब समझ बूझ और अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई हो चुका है। अब लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, पेट्रोल कितने का आ रहा है और कितने का टैक्स दिया जा रहा है और कितने की हमें कॉस्ट पड़ रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदे में दे रही है। हुकूमत इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचती है। बिल्कुल सही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी हुई, लेकिन उसके इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेंगे आम मार्केट में? क्या बाकी की चीज़ें सस्ती की जाएंगी और फिर किरायों में कमी की जाएगी? जी, बहुत मौशियात के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इकोनॉमिकल इसको देखा जाए तो हर चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो अब होना चाहिए। सबसे पहले मुझे याद है पेट्रोल जब महंगा होता था, 1 रुपया भी महंगा होता था, चीज़ें कहाँ की कहाँ और आप देखें कि ऐसी जब आप खरीदारी करनी चाहती थी तो जिसका पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं होता था तो वो भी कहता था जी पेट्रोल बढ़ गया तो रेट तो बढ़नी है जी। तो ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं, अब आपकी ट्रैफिक की और आपकी जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है, आपकी आउटर ट्रांसपोर्ट है जो शहर से बाहर जाती है, उनके किराए में फौरी तौर पे कमी एक तो मुतवक्के है और होनी भी चाहिए। उसका इम्पैक्ट सबसे पहले शहरियों को रिलीफ मिलना चाहिए। उसके बाद अशिया खुरोनोश पे ये बहुत सवाल उठाया जाता है कि भाई अशिया खुरोनोश और पेट्रोल का क्या ताल्लुक है, कि उससे जी इम्पैक्ट किस तरह होगा। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बड़ा इजी जवाब देता हूँ कि अगर काछा मंडी में जो लाहौर तकरीबन आप कह लें 24-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट करके सब्जी और फल को लेके लाहौर के अंदरून या वस्त में आते हैं तो आपकी कॉस्ट पर किलोमीटर क्या जाती है, और यही अगर पेट्रोल इतना सस्ता हो गया है तो ये पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर 1200-1500 रुपए एक आपको पिकअप वैन लेती है तो वही 500-600 रुपए पे पिकअप वैन का किराया जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो डेफिनेटली उससे कॉस्ट जो है वो कम करनी चाहिए, क्योंकि मंडी के रेट में और लोकल मार्केट के रेट में फ़र्क तभी आता है जब आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन को कैलकुलेट करके उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटी सी मिसाल है। इसी तरह जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उस माशियत को समझते हैं, वो तो बड़ा आसानी से इसका आम जिंदगी में इम्पैक्ट निकाल लेंगे। लेकिन मैंने एक छोटी सी मिसाल देकर वाजिया किया है कि पेट्रोल के कम होने से और ये तमाम जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज में कमी आने से हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और इसमें आम जिंदगी में असर पड़ता है अगर कोई तरीके से मुनासिब तरीके से इसको चलाए और हैंडल करे। लेकिन हम लोग इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि हमने फिर भी अब इसको इम्प्लीमेंट हो कि आम लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाना, और हम जैसे लोग ही बड़े बड़े जो आरती है, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ही इसका फ़ायदा उठाना है और लोगों को रिलीफ नहीं पहुंचाना। हुकूमत इम्पोज करती रहेगी, नहीं कोई मानेगा उस पर पर्चा दे देगी, नहीं कोई फंड मानेगा तो उसको मतलब कि उसकी ट्रांसपोर्ट बंद कर देगी। लेकिन ये एक चोर और सिपाही का खेल चलता रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन देखिए जी, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल तो फिर जो है वो सही मानों में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अगली हमारी टॉप स्टोरी पंजाब असम्बली की। पंजाब असम्बली आजकल बहुत एक्टिव हुई है, मुख्तलिफ बिल पास कर रही है, करारदादें मंजूर की जा रही है। 27 करारदादें कल मंजूर की गई हैं और 20 बिल जो हैं वो पास हो गए। देखिए जी, बिल्कुल एक्टिव हुई है, और जब इतने अखराजात 29 दिन में 32 करोड़ के अखराजात आ रहे हो तो एक्टिव होना तो बनता है जी। कि अब 29 दिन को आप 32 करोड़ पे डिवाइड करें, मेरा ख्याल है
कि 1 करोड़ तकरीबन कुछ लाख रुपए पर डे के हिसाब से खर्चा आ रहा है एक सेशन पे, और बहुत सारे ऐसे सेशन भी इसमें 29 वो भी दिनों में सेशन हुए अगर खाली चले जाएं कि तो खाली चले गए, कोरम पूरे नहीं थे और फिर 10 से 15 लोग थे। तो आप ये देखें कि अच्छे फैसले क्या किसी कम कॉस्ट पे नहीं होने चाहिए? अच्छे फैसले लेने में तखीर कैसी, देरी कैसी, अखराजात कैसे और मामलात कैसे? जब आप साहिब इख्तियार हैं, आपका काम ही कानून में तब्दीलियाँ लाना, बेहतरी लाना, लेजिस्लेशंस करना असम्बलियों में बैठ के, अगर कोई अरकाने असम्बली जो हैं इस वक्त मौजूद, अगर वो ये काम भी नहीं कर सकते और उनका काम सिर्फ इफ्तिताह, गली मोहल्ले के छोटे मोटे कामों के इफ्तिताह, सीवरेज, जो असल काम चेयरमैनों का था एक पुराने दौर में भी एक उसको रिवाइज किया गया, वहीं तक रह गया है, तो मेरा ख्याल असम्बली का जवाब नहीं रह जाता। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये जो जितने बिल पास हुए हैं उसमें 1-2 बिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्या इन बिलों की इम्प्लीमेंटेशन होगी? क्या ये ब्यूरोक्रेसी जो है, बड़े बड़े अफसरान है, क्या इन बिलों को मानने के लिए पाबंद होंगे? अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा पुरुमीद नजर आ रही हूँ इसमें। आई कैन बी रॉन्ग बट आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, क्योंकि देखिए हकूक़ निस्वा जो है वो पास हुआ, कल उसका पहला केस भी आ गया, कानून बन गया, वो बाकायदा गवर्नर साहब ने साइन कर दिए उसके ऊपर और इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। सो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे निजी स्कूलों की फीसों के हवाले से उन्होंने जो है वो करारदाद जमा कराई, उस पर भी बहस की जा रही है, बिल हुआ, वो चीज़ें जो है वो जब इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगी तो मुझे उम्मीद लग रही है कि अच्छी जब डीसीओ लाहौर ने, मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, जब डीसीओ लाहौर ने एक एक्शन लिया कि जी प्राइवेट स्कूलों की फीसें बहुत ज़्यादा हैं और मैं एक अपने लेवल पे एक कमेटी, एक अथॉरिटी बनाना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी, ताकि वो आए और आके देखें, इनके मामले एड्रेस करे। फिर क्या हुआ कि जी ये लोग क्लब हो गए और ये बड़े बड़े स्कूलों का जितना माफिया था वो अदालतों में चला गया हुकूमत के खिलाफ, और उनकी रिट को इतनी बुरी तरीके से सत्यानाश किया गया कि हुकूमत जो है वो पीछे बैठ गई, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी। अब इस बिल तहफ़्फ़ुज़ तो मिला है, ज़ाहिर बात है। पहले आप एक पर्चा देते थे और जाते थे तो पुलिस वाले कहते थे कि जी हम किस बुनियाद पे पर्चा दें, हमारे पास तो इसका कानून ही कोई नहीं है, हमारे पास तो इसकी कोई ऐसी शिक मौजूद ही नहीं कि उस पर हम पर्चा दें। अब वो फौरी तौर पे पर्चा दे सकते हैं, बेधड़क दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होंगे। कल कोई अच्छे SHO बैठे होंगे तो उन्होंने फौरी तौर पर पर्चा दे दिया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे SHOs भी हैं जो अपनी लॉग बुक नहीं बढ़ाना चाहते, वो नहीं चाहते कि हम ये शो करें कि हमारी इतनी FIRs हो गई हैं और इतने केसेस हमारे पास आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सूरत हाल है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे मसाइल, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, बिलों का पास होना बहुत जरूरी है, कानून साजी बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही। लेकिन उसके साथ साथ वही बात इम्प्लीमेंटेशन। अगली खबर, सालाना जश्न बहारा मेला 5 मार्च को इसका इफ्तिताह किया जा रहा है और 31 मार्च तक काफ़ी लंबे दिन रखे गए हैं। देखिए लाहौरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, लाहौरीज़ को एंजॉय कराने के लिए काफ़ी अच्छे दिन रखे गए हैं, बाहर के दिन रखे गए हैं और लंबे दिन इसलिए रखे गए हैं कि इस पर बहुत सारे इवेंट्स हैं और डेफिनेटली अभी हम कबल इस वक्त कुछ बात नहीं करना चाहते, लेकिन लाहौरी बहुत सारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च में। जिस तरह माजी में मार्च में हमने इवेंट दिया, 42 का भी एक बहुत बड़ा इवेंट था और लोगों की अभी से इंशाल्लाह भी है और लोगों के अभी से रिक्वेस्टें आना शुरू हो गई हैं, इंक्वायरीज लोग कर रहे हैं जी बताएं क्या हो रहा है, कब हो रहे हैं, कब पूछ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो जश्न बहारा PHA अरेंज कर रहा है, उन्होंने सॉफ्ट ओपनिंग तो पिछले वीक ही कर दी थी और सबसे पहला इवेंट जो उन्होंने खूबसूरत इवेंट किया था वो म्यूरल आर्ट का था, यानी कि जो रंगों से लाहौर की सकाफत को कैनवस पे उतारने का मुकाबला था, उससे इब्तिदा की गई। उसके बाद डॉग शोज़ आए, ईद फेस्टिवल आया, ईद फेस्टिवल के बाद अब मुख्तलिफ जो है आपने देखा होगा रंगारंग खाने पीने के स्टॉल्स हैं, हर चीज़ है और इतवार को आपको नहर से जेल रोड, शाहजमान, हर जगह चौक नज़र आती है और GOR के अंदर ट्रैफिक 1 वे कर दी जाती है। अब इससे बड़ा रिस्पॉन्स जो है वो और क्या मिलेगा? और ये 5 मार्च को बाकायदा हमजा शहबाज, लेकिन अगर आपका सिग्नल फ्री भी चौक हो जाए तो फिर ये आपकी ना है। देखिए जी, सिग्नल फ्री हमेशा चौक होते हैं, उसकी वजह है कि सिग्नल फ्री में आपने सिर्फ रवानी का रास्ता दिया होता है, लेकिन जब रवानी कहीं पे ब्रेक होती है तो आपके पास लेफ्ट राइट पे बॉटलनेक्स नहीं होती वो और फिर वो पूरा कॉरिडोर जो है वो चौक नजर आता है। देखिए ये इसकी एक खामी है, जहां सिग्नल फ्री के बहुत सारे फायदे भी हैं वहां पे उसकी बहुत सारी खामियां भी हैं जो बहुत सारे फायदों पे असरअंदाज होती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यही दी है कि अगर चौक हो जाए तो पूरी सिग्नल फ्री बेकार हो जाती है। तो ये एक नुकसान है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मैं 5 मिनट के अंदर अंदर बरकत मार्केट से सीधा मैं दफ्तर पहुंच जाता हूं और यही इसी तरह दफ्तर से वापस जो है हम निकल जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ पूरे ट्रैक को क्रॉस करके। तो ये चीज़ें भी बेहतरी में सामने आती हैं। बहरहाल ये एक लंबी बहस हो जाएगी। जश्न बहारा में लोग बहुत कुछ इंजॉय करने वाले हैं और मेरी तजवीज़ यही है कि 5 मार्च के बाद
आप लाहौर को जिस तरह सजा देखेंगे, वो प्लानिंग अभी जो PHA की चल रही है जिसमें नहर को सजाया बिल्कुल जाएगा। नहर को सजाया जाएगा, लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे गेट्स लगाए जाएंगे, उसके बाद रोशनाइयाँ होंगी, कुछ इमारतें भी सजाने का इस वक्त वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये भी प्लानिंग फेज में है। 5 मार्च को जब हमजा शहबाज शरीफ साहब इसकी ओपनिंग करेंगे, जो प्रॉपर इसका फेज होगा, उसके बाद जश्न भारत सही मानों में नजर आएगी। और ये इसमें एक्सक्लूसिवली 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत अट्रैक्ट करेंगी, जिसमें रोज़ एग्जीबिशन है सिर्फ, जिसमें गुलाबों के फूल होंगे और उसकी तमाम इकसाम होगी। उसके बाद एक अदर देन फ्लावर एग्जीबिशंस होंगी। ये 2 बहुत अट्रैक्टिव है। और म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स मेले का सा समा है, वो तो एक मेले का समय है जी, खाने पीने का रिवायती कल्चर। आप जाके देखिए, मकई की रोटियां और साग मक्खन भी वहाँ पे मिल रहा है और बड़ा कुछ वहाँ पे अट्रैक्टिव चीज़ें अच्छी कि आप और मैं ये समझती हूँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट के ज़राए बहुत कम है और फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती जा रही है और एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई हुई है। सो उनसे बचने के लिए इस तरह की एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत देखिए जी, ओपन एंट्री है, बहुत अच्छी बात है कि आप आएँ, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालें खुले माहौल में, एक पूरी फैमिली के साथ आए, फैमिली आप बैठे, इतना कुछ वहाँ पे है। उसके बाद बच्चों के लिए जो उन्होंने वहाँ पे एक जॉय कॉर्नर बनाया हुआ है, झूले हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर जंपिंग कैसल्स हैं, बड़ी कुछ मतलब कि एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो अट्रैक्ट कर सकती हैं। और ख़ास तौर पे जो रंग बखेरे गए हैं रात को, आप देखें कि दरख्तों से भी आपको रोशनाइयाँ नज़र आएंगी, उसके बाद आपको दूर से भी नज़र आएंगी, फिर आबशार है, आबशार जलती है तो उस पर को भी 7-8 रंगों से बखेर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की हैं जो वहाँ पे अट्रैक्टिव और लोगों की आमद का बाइस बन रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने लास्ट इतवार को नोटिस किया है कि अभी बाकायदा उसकी ओपनिंग हुई नहीं है, तो इस हद तक था कि लाहौर तकरीबन ये रेस कोर्स से मलहिका जितना भी है, गौसुल आजम रोड, GOR, शादमान, चंबर वाली रोड जो है वो सब चौक हो गई थी। तो जब इसकी ओपनिंग हो जाएगी बाकायदा और उसके बाद आए रोज एक से एक इवेंट होगा, तो फिर क्या हाल होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया दुल्हन, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सेगमेंट्स में सबसे पहले ब्रांड्स और प्रमोशंस बताएंगे। और आज मेरे पास यहाँ पर कुछ मौजूद भी है जिसको मैं आपको ज़रूर डिस्क्राइब करूंगी। पहले सेगमेंट ले लेते हैं जो कि है बचत बाजार। जी, बचत बाजार में हमारे पास सबसे पहले है रिजाज, और रिजाज पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। फोकस पर सेल लगी है जी, 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में लिप्टन येलो लेबल सुपर है जी, 950 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 690, प्रमोशनल प्राइस 619, 71 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। शेज़ान ऑल प्योर 1 लीटर असॉर्टेड, रिटेल प्राइस 135, प्रमोशनल प्राइस 114, 21 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं नेशनल डिज़र्ट्स, जिसमें जेली भी है और कस्टर्ड भी है। और आपको बताते चलें कि इनकी अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ फ्लेवर्स में जेलीज अवेलेबल हैं, कस्टर्ड्स भी आप बना सकते हैं। नेशनल की खुश जायका और फ्रूटिश जेली जो है उससे बच्चे बेइंतहा खुश होंगे और बड़ा ही क्यूट सा नाम रखा गया है, मनचली, चुलबुली और वुबली। जेलीज बनाएं, कस्टर्ड्स बनाएं और इसके साथ साथ आप कुछ मिक्सचर रेसिपीज़ भी बना सकते हैं जो ऑब्वियसली आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए टेस्ट में बहुत मज़ेदार होगा। और फिर अगर इस पैकेट की बात करें तो इसके पीछे बाकायदा जो है वो रेसिपी शो की गई है, रेसिपी बताई गई है पूरी किस तरह से बनाना है। 2 मुख्तलिफ तरह की रेसिपीज़ हैं और हर तरह का फ्लेवर अवेलेबल है, तो ये भी चीज़ आसान रहेगी बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर जिनको डिफरेंट फ्लेवर्स खाने होते हैं। और सस्ता और मयारी जो डिज़र्ट है वो आपको घर बैठे मिलेगा जो हेल्दी भी होगा डेफिनेटली। सो नेशनल की एक पूरी रेंज है मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम सब्जियों और फलों की बात करेंगे और हमारे साथ हसन मौजूद होंगे, शामिल करेंगे आज के भाव।
सबसे पहले हम रुख करेंगे हसन अली का, मुल्तान रोड पर मौजूद हैं। हसन, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और क्या कोई उम्मीद जाहिर की जा रही है? अब तो पेट्रोलियम की मसनूआत भी सस्ती हो गई, तो क्या कीमतें कम होंगी? जी, मैं मौजूद हूँ मुल्तान रोड सब्जी और फ्रूट मंडी में। और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो ओपन मार्केट की निस्बत कमी ज़रूर नज़र आती है, लेकिन अगर बात की जाए सरकारी नेफनामे के हवाले से तो सरकारी नेफनामे के मुताबिक सब्जियां और फल जो हैं वो मंडी के अंदर भी उनकी फ़रोख्त जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि ओपन मार्केट तो ओपन मार्केट, जो मुल्तान रोड सब्जी और फ्रूट मंडी है वहाँ पर भी कीमतें जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी इकदाम जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वैसे इकदाम करे कि जिससे शहर भर में सब्जियां और फल जो है ख़ासतौर पर मंडी के अंदर जो है वो कीमतों को कंट्रोल किया जा सके और जो सरकारी नेफनामा है उसके मुताबिक सब्जियां और फल फ़रोख्त की जा सके। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू जो है वो 13 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 40 रुपये में, टमाटर 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, लहसन 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, अदरक जो है वो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, पालक 15 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बैंगन 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, साग जो है वो 25 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, खीरा जो है वो 40 रुपये में, जबकि मटर जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, घिया कद्दू 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, टिंडियाँ 35 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, करेले 100 रुपये में, जबकि लीमू जो है वो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, भिंडी 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, अरवी 60 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, मूंगरे 50 रुपये में, जबकि फलियाँ जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, मेथी 25 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, सब्ज़ मिर्च 70 रुपये, जबकि शिमला मिर्च जो है वो भी 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी जो है 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, फूल गोभी 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से शलजम जो है 15 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। कचनार जो है अब आना शुरू हो गई है, तो कचनार की कीमत इस वक्त जो है वो ज़्यादा है और 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मंडी के अंदर जो है फ़रोख्त की जा रही है, जबकि मूली जो है वो 15 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, गाजर 15 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है और चुकंदर जो है वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो उसकी भी यही सूरत हाल है और मुख्तलिफ़ किस्म का सेब जो है वो 80 रुपये से लेकर और 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुकामी केला जो है वो 70 से 80 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला जो केला है वो 120 रुपये से लेके और 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लाल अनार 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। खरबूजा अब आना शुरू हो गया, तो खरबूजा जो है वो मंडी के अंदर 70 से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की तो ब्रायलर की कीमत जो है मुस्तहकम नज़र आती है और इसकी वजह जो है वो ये है कि ब्रायलर की जो तलब और रसद है उसमें फ़र्क ना होने के बायस कीमत जो है वो मुस्तहकम नज़र आती है और ज़िंदा ब्रायलर 117 रुपये, जबकि मुर्गी का गोश्त जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फार्मी अंडे हैं वो 77 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी, ज़ैनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं नाज़न तो वहाँ से आपको बताएंगे बीफ जो है वो मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन की कीमत है जी हमारे पास 840 रुपये। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 117 रुपये में और उसका बना हुआ गोश्त 170 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो रिवर सोल 799 में, रेड स्नैपर 629 में, और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिंगर एंड बिस्किट्स जो है 339 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 77 रुपये दर्जन, थोक से 75 रुपये और गोरमेट से 76 रुपये। इंटरनेशनल मार्केट का रुख करेंगे, गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है जी, कीमत खरीद 105.95, कीमत फरोख्त है 106.20। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 148, कीमत फरोख्त है 148.70। यूरो कीमत खरीद 115.50, कीमत फरोख्त है 116।
सऊदी रियाल कीमत खरीद 28, कीमत फ़रोख्त 28.15। UAE दिरहम 28.80, कीमत फ़रोख्त 28.95। कुवैती दिनार कीमत खरीद 346.50, कीमत फ़रोख्त 349, जबकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 75, कीमत फ़रोख्त 75.45। जैपनीज यान कीमत खरीद 0.90, कीमत फ़रोख्त 0.93, जबकि स्विस फ्रैंक है कीमत खरीद 104.10, कीमत फ़रोख्त 105 और सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर कीमत खरीद 78 रुपये, कीमत फ़रोख्त 78 रुपये 55 पैसे। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे ज़ैनुल हसन और फ़िज़ा रियाज से, और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में, और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लाहौर बार एसोसिएशन के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अरशद जहांगीर झंझों साहब। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको अभी रिसेंटली ही आप इलेक्ट होकर आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी है, उस इज़्ज़त को जो है मुझे मिली है, और मुझे बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ। अपने आप को एलिवेटेड फील कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है ये एक ऑनर होती है। 20,000 की बार है, और 20,000 की बार में जो है चंद लोग ऐसे हैं जो इस ओहदे तक पहुँचते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे भी इज़्ज़त दी है, दैट्स व्हाई जो है मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुश्किल था कैंपेन करना? मुश्किल होता है क्योंकि बार जो है बहुत बड़ी हो चुकी है, दैट्स वाई जो है उसमें आपको सारा साल कैंपेन करनी पड़ती है, दोस्तों से मिलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इवन अदरवाइज़ के इतना सारा साल कैंपेन करने के बावजूद भी आखिर में आगे महसूस होता है कि बहुत सारे लोग रह गए हैं जो उनसे नहीं मिल सके। दैट्स वाई कैंपेन मुश्किल होती है इसमें। वो तो सारा साल ही, और सारा साल चलती रहती है। अच्छा, ये तमाम एक्टिविटीज़ प्रोफेशन के साथ जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? हेक्टिक नहीं होता? बहुत हेक्टिक होता है। इसमें जो है प्रैक्टिस का काफ़ी खर्च होता है, और जो प्रोफेशनल वकील है जब वो आता है इस इलेक्शन में तो उसके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला कारसाज है, अल्लाह ताला जो है मदद कर देता है। अल्लाह ताला के फजल करम से चलता है, सिलसिला चलता है, अल्लाह ताला मदद कर देता है। बाज़ का जो है केसेस होते हैं, ज़रूर होते हैं कि उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहरहाल सिलसिला चलता रहता है उसमें, क्योंकि हमारे एसोसिएट भी होते हैं जो एसोसिएट जो हैं वो केसेस देख लेते हैं, कुछ उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी जाती है, कुछ केस ऐसे होते हैं जो खुद करने होते हैं तो उसमें टाइम निकाल के पहुंच जाते हैं हम, लेकिन बार ओवरऑल जो है वो मैनेज हो जाता है। हाँ, अच्छा 20 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए, कैसे इस प्रोफेशन में आया? बहुत अपने वालिद साहब से इंस्पिरेशन ली? क्योंकि वालिद साहब से, अब ये मेरे वालिद की ही जो है, अल्लाह ताला के बाद मेरे वालिद साहब का जो है, मैं तो उनका अपने वालिद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोफेशन में जो है वो लाए हैं मुझे। और उनका जो है, मेरे वालिद जो हैं वो लाहौर बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अच्छा। लाहौर हाई कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, मेंबर पंजाब बार भी रहे हैं, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी रहे हैं। तो दैट्स वाई जो है वो चूँकि ये अब हमारा एक फैमिली जो है वो प्रोफेशन है, तो इस वजह से जो है मैं तो बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि वो मुझे जो है वो इस प्रोफेशन में लाए। इस प्रोफेशन ने मुझे इज़्ज़त दी है और मकाम दिया है जो शायद मैं किसी और प्रोफेशन में होता तो शायद मुझे ना मिलता। बिल्कुल सही। अच्छा, शुरू की अगर बात करें, मैं बार एसोसिएशन पे भी आऊँगी, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ शुरू में जब आप प्रैक्टिस के लिए आए, सो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं, चाहे आप जितना मर्जी पढ़कर आए हो, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो वालिद साहब हेल्प करते थे डिफरेंट? जी बिल्कुल जी, इसमें ये होता है कि आपको वालिद साहब ना सिर्फ मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे वालिद भी हैं, और जहाँ पे जो मुश्किल होती थी वो गाइड करते थे कि नहीं इस तरह से करना है इसको। ज़ाहिर है एक बीइंग जो है उनका बेटा होने के भी और शागिर्द होने के भी जो भी केसेस में करता था, ज़ाहिर है उनकी हेल्प की और उनकी एसोसिएशन से ही करता था वो। उन्होंने मुझे बहुत मदद की और अल्लाह ताला ने मुझे भी हिम्मत दी कि मैं इसमें दिलचस्पी ले के मैंने इसमें जो है वो वर्क किया, और मैं अब जो है इस मुकाम पे हूँ कि अब राइट नाउ आई एम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आल्सो, और अल्लाह ताला ने मुझे मेहनत का मुझे जो है वो फल दिया है, और वो इस शक्ल में भी है कि मैं अब प्रेसिडेंट भी हूँ लाहौर। बिल्कुल सही माशाल्लाह, ये तो बड़ी कामयाबी है, और ख़ास तौर पर जब आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हो तो फिर खुशी जो है वो और तरह की होती है। अच्छा, ज़्यादातर आपने किस किस्म के केसेस लड़े? केसेस हमारे पास सारे सिविल नेचर के हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ के हो गए, फैमिली मैटर्स हो गए और रेंट मैटर हो गए, तो ये ज़्यादा हमारी लाइन जो है वो जो है सिविल केसेस में प्रॉपर्टी वाली साइड पे है। कभी दिल नहीं किया किसी और तरह के केसेस लड़ने का? नहीं, वो ये है कि चूँकि दिल तो करता है, लेकिन चूँकि एक लाइन में शुरू से चले आ रहे हैं,
दैट्स वाई जो है वो फिर आप स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो फिर लोग आपके पास आते भी नहीं है दूसरी लाइन वाले। बिल्कुल तो इस वजह से हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो ज़्यादा यही आते हैं, प्रॉपर्टीज़ वाले, सिविल वाले आते हैं। प्रॉपर्टीज़ वाले। अच्छा, बड़ा पढ़ना पड़ता है वैसे, मैं कहती हूँ एक तो लॉयर्स के लिए और एक डॉक्टर्स के लिए सारी ज़िंदगी की पढ़ाई होती है, क्योंकि हर केस तैयार करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट लॉज जो है वो पढ़ना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती होगी। बिल्कुल तैयारी करनी पड़ती है। देखें, अगर आपने अपने इस फील्ड में नाम बनाना है तो बगैर मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी परफॉर्मेंस पुअर है तो लोग आपको, ज़ाहिर है, वो आपको मुकाम नहीं देंगे, वो मुकाम नहीं देंगे जो है, क्योंकि कोर्ट में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बोल रही होती है। आप कितनी तैयारी के साथ आए हैं, आपने कैसा अपना केस प्लीड किया है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कोर्ट में बैठे होते हैं, वो आपसे जो है वो आपसे जो है वो देख के कि हाँ जी वाकई ये जो एडवोकेट साहब जो हैं अच्छे हैं, अच्छा आर्गू करते हैं, इनकी तैयारी भी मुकम्मल है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपको फिर वो भी ला के देते हैं, वो भी आ जाते हैं आपके पास, जो आपकी परफॉर्मेंस से जो है वो मुतमईन होते हैं कि नहीं एडवोकेट साहब ठीक हैं। तो ये जो एक परफॉर्मेंस है, अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। सो फैमिली की सपोर्ट बहुत, फैमिली की बहुत सपोर्ट है जी। फैमिली डेफिनेट सी बात है। मैंने पहले कहा, जैसे मेरे फादर हैं वो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो करते हैं, और अल्लाह ताला का फिर लाख लाख शुक्र है कि मैंने भी इसमें मेहनत की, दिलचस्पी ली है, तो दैट्स वाई जो है फैमिली के साथ बिल्कुल ये सारा है, अल्लाह ताला ने उसने इज्जत दी है। अच्छा, आप 2004 से 5 में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, सीनियर वाइस जी बिल्कुल जी। उस वक्त क्या हालात थे, किस तरह से आपने चीज़ों को बेहतर किया, क्या क्या काम? उस वक्त जो थे आज से लेके यहाँ तक डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से हैं कि उस वक्त बहुत सारा जो था, तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसमें बहुत सारे मसले मसाइल भी ज़्यादा हो गए हुए हैं। तो उस वक्त के हालात ज़्यादा बेहतर थे बजाय आजकल के जो हालात हैं। लेकिन ये है कि हालात ये चलते रहते हैं, वक्त के साथ साथ है, और वक्त के साथ साथ जो है अब वो हालात ने बदलना भी होता है, मसाइल भी बढ़ते हैं, मसाइल ने भी बदलना होता है। तो उस वक्त जो है वो चीज़ें जो हैं वो जल्द मैनेज हो जाती थी, और अब भी जो है वो जल्द मैनेज हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से होती हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले जो था, जो दोस्त थे हमारे जो थे वो तादाद में कम थे, इतना जो है वो नहीं था, शोर शराबा नहीं था, लेकिन अब जो है वो चूँकि तादाद भी ज़्यादा हो गई है, कोर्ट्स जगह भी कम पड़ गई है वकला के लिए, तो मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से अभी तक जो है, जब से मैंने ये टेन्योर हमारा शुरू हुआ है, तो कोई ऐसा मसला नहीं सामने आया कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो। बिल्कुल सही। यहीं से हम बात का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, और एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, आम नाजरीन के लिए जिनको शायद ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि बार होती क्या है और उसका फ़ायदा क्या होता है। और नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अरशद जहांगीर साहब मौजूद हैं, जो कि अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, लाहौर बार के प्रेसिडेंट हैं, और बड़े नए नए अज़्म के साथ आए हैं, और डेफिनेटली वकला को मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो कितनी उम्मीदें हैं वकला को इनसे, और किस तरह से वो उसको पूरा करेंगे, ये ज़रूर जानेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक लिंक लिया था, मैं आपसे जानना चाह रही थी असल में बार होती क्या है और उसका क्या फ़ायदा होता है वकला को। बार बेसिकली जो है वकला की एक तंजीम जो है उसको कहते हैं, जो सारे मैटर्स को लुक आफ्टर करती है वकला के, और उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि वकला को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आके जो है अपनी कैबिनेट जो है उससे आकर डिस्कस करते हैं कि जी ये मसला है, वो किसी भी सतह पे हो सकता है, तो उसको जो है फिर हल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, वो फिर जो है वो लुक आफ्टर करते हैं उस मैटर को, सारा जाके चेक करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ हमारे लिटिगेंट्स भी आते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम होती है बाहर में, उधर आके अदालतों में, वो भी आके हमसे रजू कर सकते हैं कि जी यहाँ पे ये मसले जो हैं, ये आप ज़रा देखें, इस तरह के जो हैं ये मैटर जो है इसको रिजॉल्व करें, सॉल्व करें, तो वो भी जाके देखते हैं हम। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी जो हैं वो शेयर हो जाती हैं, और वो हल करने में आसानी हो जाती है सारी। बिल्कुल सही, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम जहाँ पे भी कोई वकला बैठे हैं या कोई लिटिगेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो डायरेक्ट हमें अप्रोच करता है, तो फिर हम उसके जो है वो उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको जो भी उसका प्रॉब्लम हो देखते हैं, एक बड़ी सपोर्ट साथ होती है जी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ है, बात है, वो तो इशू में सही है। अच्छा अरशद साहब, अभी जो वकला को करंटली जो मसाइल हैं जो आप देखते हैं कि जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, सो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? वकला के जो बेसिकली अभी जो करंट मसाइल हैं उनकी हेल्थ का है। हमारे पास एक
हॉस्पिटल के लिए जगह मौजूद है, उसमें थोड़ा सा काम भी हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अभी जो है काम नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि उसके लिए फ़ंड बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो छोटा नहीं है। उसके लिए कोशिश ये की है कि हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मिले हैं और उनसे भी बातचीत की है, उनको अपनी डिमांड्स जो हैं वो भी पुट की हैं कि ये हॉस्पिटल जो है इसको बनाने के लिए हमें जो है फ़ंड्स की ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें। तो इस हवाले से जो है वो चल रहा है, जो है प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, मुलाकातें हो रही हैं। इसके अलावा एक और जो और एक है कि एजुकेशन के हवाले से है, एक प्लान है, उस पर आजकल जो है वो मेरी बातचीत चल रही है कि वकला के बच्चों के लिए जो है वो एक स्कूल जो है वो इस स्टैंडर्ड का हो जो LGS बीकन हाउस लेवल का हो, और उसमें जो है वो स्टडी भी करें, और उसमें जो है वो 50% जो है जो फ़ीस पे करके वकला के बच्चे जो हैं वो स्टैंडर्ड की जो है वो एजुकेशन हासिल करें। ये एक प्रोजेक्ट है जो भी जिस पे अभी बात चल रही है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश भी है और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद भी है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फाइनलाइज हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों प्रोजेक्ट पैरेलल चलेंगे, ये हॉस्पिटल वो वाला भी चलते हैं चूँकि ये मसले मसाइल इस तरह के होते हैं कि आप एक को छोड़ नहीं सकते, आपने काम करते रहना। अगर आप काम छोड़ देंगे, एक जो है एक अगर मैं हॉस्पिटल पे काम छोड़ दूँ दूसरे, तो वो पड़ा रह जाएगा। तो ये पैरेलल जो है वो लेके चलने होते हैं। इसके अलावा पार्किंग का एक मसला है हमारे वहाँ पे, जो हमारे वकला का मसला नहीं, जनरल पब्लिक का भी मसला है, लिटिगेंट्स का भी मसला है। उसके लिए भी जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जो है गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके जो है कोई ऐसा सलूशन निकाला जाए, कोई ऐसी जगह स्पेस तलाश की जाए जहाँ पे पार्किंग प्लाजा जो है वो करीब ही बन जाए, जिससे जो है ये जो हर वक्त जो है वो ट्रैफिक वहाँ पे चौक रहती है सराउंडिंग्स में, वो जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। और उसमें हम ये नहीं कहते अगर कोई पार्किंग प्लाजा बनता है, बाकायदा हमसे अगर फ़ीस चार्ज करनी है, हम पार्किंग की फ़ीस देने को भी तैयार हैं, लिटिगेंट भी देंगे। गवर्नमेंट का फ़ायदा है, उस एरिए का फ़ायदा है लोगों के लिए, उनको आने जाने में आसानी होगी, और ज़रूरत है उस एरिए में, क्योंकि वहाँ पे अब कोर्ट्स जो हैं डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं और लिटिगेंट भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है, इसलिए वहाँ पे जो है ये मसला रहना ही रहना है। और उसको हल करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे जो है कोई पार्किंग प्लाजा सूटेबल प्लेस दे के वहाँ पे बनाया जाए, ताकि ये मसला हल हो सके। हर्षद साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाह रही थी कि जैसे जैसे आपने कहा कि कोर्ट्स भी और बढ़ रही हैं, वकला की भी एक बड़ी खेप जो है वो हर साल पास आउट होती है, लोग इस प्रोफेशन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन यंग ब्लड होता है, नए नए लोग आते हैं, बिहेवियरल इशू बहुत ज़्यादा है वकला के साथ, उसको कैसे एड्रेस? बिहेवियर इशू जो है वो आप जितना लोग समझते हैं उतना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेंबर्स, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है ना, पढ़ा लिखा तबका जी, मैं गुजारिश करूँगा, तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है जी। उसके अलावा जो है यहाँ पे होता ये है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है फस क्रिएट होती है। लेकिन वो जो है वो अगर आप देखें पूरा साल अगर आप निकाल के देखें या एक माह का निकाल के देखें, वो एक माह में 1-2 वाक़यात होते हैं, लेकिन वो सारे हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जैसे अब वाक़यात आते हैं कि कोर्ट से जो है वो मुलजिम फरार करा दिया, हाई कोर्ट ने ज़मानत खारिज कर दी, ज़मानत के पेपर्स खारिज कर दी, मिसाल दे रही हूँ, इस तरह के बहुत से वाक़यात आते हैं जहाँ पर पुलिस के साथ बहुत झड़पें होती हैं वकला की, उनको क्या आप नहीं, पुलिस के साथ मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो मौके पे जो है एकदम से सारा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज़ जो है वकला जो है वो कम्युनिटी जो है वो कभी भी जो है लॉ को जो है वो अपने हाथ में नहीं लेती, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही सारे काम जो है प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए, कोई वर्कशॉप होनी चाहिए, कोई बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, और ये हुई है। अभी हमारा ये देखें कि अब जैसे हाई कोर्ट बार में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये आउटगोइंग कैबिनेट जो है उन्होंने सारा साल वर्कशॉप्स करवाई हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत थे, उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट थे जिन पे करवाई हैं। तो इसी तरह हमारा भी एक प्लान है कि इसमें जनाब हम भी लाहौर बार में जो है इसी तरह इसी पैटर्न पे जो है बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाएं हैं, जिसमें अपने नए आने वाले जो यंग लॉयर्स हैं उनको थोड़ा सा इस हवाले से एजुकेट किया जाए कि कैसे ये सारा सिलसिला लेके चलना है, कैसे ये मामलात को आगे बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला के फजल करम से ये आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक होंगे। लेकिन प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है। तो वो देखें, आप भी यहाँ पे कम्युनिटी बैठे हैं, आपके भी यहाँ पे बहुत सारे दोस्त होंगे, अगर एक दोस्त जो अगर हमारे में या किसी भी जगह पे परसेंटेज इतनी कम है कि हमारे अगर आप देख लें कि एक आधा कोई अगर दोस्त करता है तो हम पे इल्ज़ाम लग जाता है जी सारे वकला जो हैं वो इसी तरह के हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए।
ठीक है, वाकयात पाँचों होते हैं, उंगलियां एक दोष बराबर होते हैं, नहीं लेकिन होती, सारी ये चीज़ तो कम्युनिटी को जानते नहीं हैं। ब्लेम कर देना चाहिए बिल्कुल। कि नहीं जी ये वकलागर्दी कर रहे हैं, वकलागर्दी कर रहे हैं। ठीक है, हम सब जगह पे होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसे वाकयात ना हो और फ़ौरन कंट्रोल कर लिया कंट्रोल जाए। कर लिए जाएं, बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से उनके लिए जो आपने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स की बात की, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर के तकाज़े यही कहते हैं कि क्योंकि दोस्त जो आते हैं नए नए, वो कॉलेजेस से आते हैं, फिर उनको ये नहीं पता होता यहाँ के माहौल कैसा है, कैसे हमने आके बिहेव करना है, कैसे बिल्कुल। ट्रीट करना है दूसरों के साथ। तो यहाँ पे आके जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल होता है, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो मैंने फिर भी आपको बताया कि ये रेशो percentage इतनी बहुत कम है, कम है। इतनी कम है कि आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आप तशरीफ लाए। गुड you very लक much. फॉर दिस टेन्योर एंड आई Thank you रियली very होप कि much. जो आपने प्लान्स किए हुए हैं वकला की फैसिलिटीज़ के लिए आप उनको ज़रूर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि होंगे। थैंक यू सो मच। Thank you इसी के very साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन आपको मौसम की सूरत हाल बताएंगे। आज सुबह के औकात में हल्की धुंध जो है वो भी देखी जा रही थी। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और शहर में धुंध के डेरे थे जो कि कहीं कहीं नज़र आ रहे थे। 9 बजे 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे 29, 6 बजे 26 और रात 9 बजे 22 डिग्री सेंटीग्रेड। मरियम फयाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मौसम की सूरत हाल जानेंगे। जी मरियम फयाज बताइएगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है मौसम के हवाले से? मार्च का महीना जो है वो शुरू हो गया है और इसके साथ ही जो मौसम बहार का जो सिलसिला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम पर है और इसके साथ ही जो मौसम गर्मा है उसने भी शहर लाहौर पर दस्तक देनी शुरू कर दी है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि दोपहर के औकात में दोपहर 12 बजे के बाद गर्मी की शिद्दत में है, धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। अलबत्ता सुबह और रात के औकात में गर्मी जो है वो कम होती है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार है। अभी फिलवक्त गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है और इससे शहरी भी बहुत ज़्यादा पार्कों में इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और अच्छा खासा इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 3 से 4 रोज़ में बारिश का इम्कान है, जिसके बाद मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो गर्मी भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मरियम फयाज हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन अब हम बात करेंगे शहर लाहौर की और कौन कौन सी पर्सनालिटीज़, कौन कौन सी जगह यहाँ पर मौजूद हैं, पर्सनालिटीज़ जो इन्फ्लुएंस कर चुकी लाहौर को हिस्ट्री में, माजी में, क्या तारीख़ है। और तारीख़ी शहर है तो एक बहुत बड़ी तारीख़ हमारे पास मौजूद है, उसका कुछ हिस्सा हम हर रोज़ शेयर करते हैं अपने सेगमेंट मेरा शहर लाहौर में। मेरा शहर लाहौर में आज हमारे साथ मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब और आज हम बात करेंगे वज़ीर ख़ान साहब की। वज़ीर ख़ान एक मस्जिद भी है और बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ ये मस्जिद ही है, लेकिन वज़ीर ख़ान एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका असल नाम क्या है, कब उन्होंने काम शुरू किया, क्या वो करते थे और लाहौर पे क्या इन्फ्लुएंस रहा, ये हम आपसे जानेंगे। राव साहब जी कहाँ से शुरू करेंगे? जी नवाब वज़ीर ख़ान से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि नवाब वज़ीर ख़ान का असल नाम ये नहीं था, उनका नाम इल्मुद्दीन था और इल्मुद्दीन अंसारी, और ये चन्योट के रहने वाले थे। तो चन्योट एक कस्बा है और तारीख़ी अहमियत का हामिल है ये भी। तो इनके वालिद जो थे वो शेख हसामुद्दीन थे, वो भी तबीब थे और इन्हें ये जो सिलसिला है तबीब का ये इन्हें विरसे में मिला। अच्छा। और इन्होंने भी जो है वो तिब से मुतल्लिक अपनी रिसर्च की और मज़ीद इस अपने वालिद के काम को बढ़ाया। 1604 में ये पैदा हुए हैं चन्योट में और 20 साल की उम्र में जो है ये लाहौर आ गए और यहाँ आके इन्होंने यही तिब का सिलसिला जो है वो शुरू किया। इनको शेर व शायरी से बड़ा जो है वो लगाव था और इसी हवाले से इन्होंने, क्योंकि लाहौर एक मरकज़ था, इल्म व अदब का गहवारा था और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से शोरा, आलम फाजल लोग जो है वो इकट्ठे होते थे, तो उन लोगों में इनका उठना बैठना हुआ और इन्होंने अपनी जो सलाहियतें थी और वो यहाँ मतलब शेयर की, तो शायरी के हवाले से और तिब के हवाले से भी। अच्छा।
तो शायरी के हवाले से फिर इनका जो है वो उस वक़्त शाहजहां जो थे वो बादशाह नहीं थे, शहज़ादे थे और शहज़ादा खुरम के नाम से जाने जाते थे। इनका असल नाम खुरम है, शाहजहां इनको बाद में लक़ब मिलके और बादशाहत के बाद हुआ। तो उनके दरबार तक इनकी इसी वजह से रसाई हुई शायरी के हवाले से। तो उसके बाद कुछ अरसा लाहौर वहाँ दिल्ली में था, नहीं शाहजहां लाहौर में ही, बल्कि शाहजहां जो हैं ये इनकी पैदाइश भी लाहौर में हुई है। शाही किले में जो अहाता है आप दीवान खास सामने जो एक इमारत है, उस इमारत में जो है ये इनकी पैदाइश हुई थी। जी। तो लेकिन इनके जो वालिद हैं उनका मकबरा लाहौर में है और इनकी पैदाइश जहांगीर का, तो इनकी पैदाइश लाहौर में हुई। तो उसके बाद ये कुछ अरसा लाहौर रहे इल्मुद्दीन, और उसके बाद ये दिल्ली चले गए। दिल्ली गए और दिल्ली इनका जो है जो मतलब था वो इतना नहीं चला। दिल्ली से फिर ये कुछ अरसे के बाद जो है अकबराबाद चले गए। अच्छा, उस वक़्त के कुछ शहर जो थे वो उन बादशाहों के नामों से आबाद थे, अपने अपने दौर में जो उन्होंने आबाद किए। जिस तरह से दौलताबाद दौलत खान लोधी के दौर में आबाद हुआ, अकबराबाद शहनशाह अकबर के दौर में आबाद हुआ। इसी तरह शेखुपुरा जो हमारा एक शहर है लाहौर के करीब, वो शेखू जो जहांगीर का जो एक निक नेम था वो शेखू बाबा कहते थे इनको। तो अकबर जो इनके वालिद थे वो शेखू बाबा कहते थे। तो शेखू जी, शेखू के नाम से फिर शेखुपुरा जो है ये आबाद हुआ। तो इस तरह से अकबराबाद जो है वहाँ चले गए, और वहाँ भी इनका काम ठीक से उस तरह से नहीं चला जो ये चाह रहे थे, और इनका दिल नहीं लगा। तो ये वापस जो थे इन 2-3 शहरों में वक्त गुजारने के बाद दोबारा लाहौर आए, और लाहौर से ही इनकी किस्मत का सितारा चमका। ये कोई ख़ानदानी रईस नहीं थे। इन्होंने अपनी मेहनत से ये सारी चीज़ें जो जिस तरह से बात हुई मस्जिद वज़ीर खां की, और बहुत सारी जो इमारतें जो आज भी इनकी यादगारें हैं वो बनाई। तो अच्छा, ये उसके बाद हुआ जब वो दरबार में पेश हुए, उसके बाद फिर वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि गवर्नर, जैसा कि आपकी रिसर्च है कि गवर्नर लाहौर भी रहे हैं, वो लाहौर सूबा होता था। गवर्नर लाहौर रहे, और लाहौर के वो गवर्नर रहे जो बड़े अच्छे लफ्ज़ों से जिनको याद किया जाता है, और लाहौर के हर दिल अजीज़ जो हाकम जो हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि जिस वक्त ये लाहौर थे और उन दिनों में जहांगीर की हुकूमत थी, और मलका हिंद जो थी नूर जहाँ, उनके पाँव में एक जो है वो फिंसी निकल आई थी, और उसका जितने शाही तबीब थे उन्होंने जो आखिरी उसका हल बताया था वो ये था कि इसमें जो है वो कट दिया जाएगा, और इससे जो है ना फिर वो जो अंदर पीप या वो चीज़ें हैं वो निकलेंगी, और फिर इसका जो है ना वो ठीक होगा ये। लेकिन मलका ये नहीं चाह रही थी कि उनको तकलीफ़ हो या उनके पाँव को जो है वो कट किया जाए नीचे से। तो जिस वक्त ये हल इसका कोई नहीं निकल रहा था, तो वज़ीर खां को जिस वक्त पता चला इल्मुद्दीन अंसारी को कि ये मामला, तो उन्होंने ये ऑफ़र करवाई थी कि मैं इस चीज़ का जो है ना इलाज करूँगा। और जब उनको ये सौंपा गया इलाज का सिलसिला, तो उन्होंने जो देखा तो उन्हें भी महसूस हुआ कि काम तो यही होगा कि इसके बगैर इसका कोई हल नहीं है। लेकिन उनका जो तरीका था वो एक मुख्तलिफ था, और वो मुख्तलिफ तरीका ये था कि उन्होंने एक जो चूल्हे की जो एक लकड़ियाँ जलने के बाद एक राख मतलब होती है, उसको बिछवाया ज़मीन पे, और बिछवा के और उसके ऊपर से मलका को चलने का कहा गया। और वो चली तो उनके जो पाँव के जो निशान थे वो उस राख के ऊपर वो सब्त हो गए, वो उसी तरह से निशान बन गए। अब बनने के बाद उन्हें पता चल गया कि जिस जगह से वो फिंसी थी उस जगह का निशान आ गया। उन्होंने एक नश्तर जो है वो उस चंद कदम आगे चल के तो वो उसी जगह पे वो लगा दिया। और जहांगीर को ये कहा कि आपने मलका के साथ बातें करते हुए मतलब चलना है, ताकि उनकी तवज्जो जो है ना वो मतलब उसी तरह से किसी को बताया नहीं। जब उन्हीं कदमों पे मतलब जो निशान है उन निशानों पे ही चलना था। अब जब वो उन निशानों पे चलती चलती उस जगह पे पहुंची, और वो जो नश्तर था वो उनके उसी एन जगह पे जहाँ वो फिंसी थी उस पे लगा। उससे आगे उन्होंने हल्की सी जब तकलीफ़ हुई और वो थोड़ा सा तेज़ रफ्तारी के साथ अगले कदम उन्होंने जो चले, तो वो जो सारा मवाद था वो निकल गया, और उनकी जो है वो मतलब जो है ना वो जान छूट गई उस मुसीबत से जो एक दर्द की कैफियत में वो पता नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह हाँ, जब उन्हें इस बात का पता चला कि हाल तो वही था लेकिन तरीक़ाकार इनका मुख्तलिफ था, तो इस तरीक़ाकार से इतना खुश हुई कि उन्होंने अपने 1 लाख रुपया नकद उस दौर का
और 7 लाख रुपए के जेवरात और बाकी जो कुछ इनामो कराम और खिलत और इस तरह जो चीज़ें थी वो टोटल जो सारी मिला के एक दिन में 22 लाख रुपया उस दौर का हुआ था। अच्छा। जो इनाम के तौर पे इन्हें दिया गया और ये सारा वाक़या लाहौर में हुआ। और गुस्ले सेहत मतलब जब उनका हुआ गुस्ले सेहत ये होता था, हाँ गुस्ले सेहत ये होता था कि जब कोई एक तो हम वैसे जिस तरह से गुस्ल करते हैं और गुस्ले सेहत में ये आता है कि जब एक बंदा बीमार होता है तो बीमारी के बाद जो है फिर वो जब गुस्ल करता है सेहतयाबी के बाद तो फिर जो गुस्ल होता है उसको गुस्ले सेहत का वो एक तकरीब हुई और उस तकरीब में जो है इनको 22 लाख रुपया मिला। अब उस 22 लाख रुपए से इन्होंने अवामी काम इन्होंने मतलब कुछ अद्वियात लेके दे दी और कुछ जो है इमारात इन्होंने बनवाई जिनमें मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है वो एक इनकी यादगार जो आज तक लाहौर की तारीख़ी इमारात में से हसीन तरीन एक मस्जिद है जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग स्याह जो है वो इसे देखने के लिए आते हैं। इसी तरह से इनकी दूसरी यादगारों में एक सराय थी मस्जिद के साथ ही दिल्ली दरवाजे से हम दाखिल हों तो शाही हमाम है वो भी इन्होंने बनवाया वो भी अब तक मौजूद है। और उस हमाम में ये था कि जितने भी दिल्ली से या इस साइड क्योंकि दिल्ली दरवाज़ा दिल्ली की तरफ था तो जितने भी उमरा या कोई ऐसे लोग आते थे वो पहले यहाँ रुकते थे, रुक के और बात लेके और उसके बाद जो है वो आगे किले में या जहाँ जाना होता था वो जाते थे। इसके साथ ही सराय थी, सराय आम लोगों के लिए थी कि जो भी कोई शहर में दाखिल होगा वो 1 दिन 2 दिन रहे। वहाँ पूरा इंतज़ामात थे खाने पीने के और रिहाइश के, फिर जानवरों के बांधने के मतलब घोड़े वगैरह या इस तरह से जो मवेशी उनके साथ होते थे तो वो सराय इनकी थी। फिर चौक वज़ीर ख़ान जो अब भी पुरानी कोतवाली चौक यानी मस्जिद वज़ीर ख़ान के साथ जो इलाका है सारा वो भी इनके नाम से ही वो चौक है। उसके अलावा एक बारादरी है जो इनके नाम से ही मंसूब है, वो है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जिस जगह पे है ये बाग था और इस बाग का नाम था बाग नखला वज़ीर ख़ान। बाग नखला वज़ीर ख़ान में ये बारादरी थी और आजकल उस जगह पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है। अच्छा। उसके अलावा इनकी एक मस्जिद ख़वातीन के लिए भी मखसूस थी और वो मस्जिद थी टकसाली दरवाज़े के अंदर। अच्छा। उसको मस्जिद खुर्द का नाम दिया जाता था, मस्जिद खुर्द ज़नाना। अच्छा। तो वो औरतों के लिए वो मखसूस मस्जिद थी। इसी तरह से इनका एक महल जो था वो जिस वक्त ये गवर्नर लाहौर बने उस वक्त इन्होंने ये सारी चीज़ें इन्होंने जब ये गवर्नर थे गवर्नर और इसी जब इन्होंने ये इलाज किया और उसके सिले में इनामात और उसके बाद फिर इनको जो है वो 1632 में लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। अच्छा। उस वक्त लाहौर एक सूबा था और ये शहर नहीं था बल्कि जिस तरह से अब पंजाब सूबे का मरकज़ है इसी तरह से लाहौर ख़ुद जो था वो सूबा था और उस सूबे के ये गवर्नर बनाए गए। तो इन्होंने अपनी गवर्नरी के दौरान ये सारी इमारतें बनाई और अपने दौर में इन्होंने ये देख लें कि इल्म व अदब का मज़ीद जो है वो चर्चा किया और हर लिहाज से शहर में अमन व अमा के हवाले और इस तरह एक पुरअमन जो है वो शहर इन्होंने बसाया। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर लिखी है जो मेरी रिसर्च में मुझे समझ नहीं आ रही और उसका भी जिक्र भी नहीं आया, हमारे पास टाइम भी कम है तो मैं चाह रही हूँ कि फटाफट से हो जाए। खंजर मरसा ये क्या होता है? इनको जब ये चीज़ें दी गई ना इनाम के तौर पे, अच्छा उसमें खंजर मरसा भी था। अब मरसा उसमें खंजर तो हो गया ना जिस तरह से आम एक तलवार या खंजर, इस पे जुड़ाव मतलब ये चीज़ें होती थी जैसे हीरे जवाहरात मतलब और इस तरह की चीज़ें जो है ना नहायत कीमती जो है वो चीज़ें और इसी तरह से खिलत फ़ाखरा तो वो फ़ख्र के इलामत के तौर पे एक दी जाती थी कि खिलत पहनाई जाती थी। अच्छा। और ये खिलत ये वो सारी चीज़ें जो उन्हें इनाम के तौर पर मिलती रही। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया तो आपसे इजाज़त लेना होगी। बस ये वफात का हम कर देते हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे इजाज़त लेना होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।